डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के पेपर प्रथम हिंदी कहानियाँ, जिसका कोड है HND-MJ 101। इकाई का नाम है राजा निर्बंसिया। विद्यार्थी मित्रों, इसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में लेखक का जो परिचय है, जीवन परिचय, व्यक्तित्व परिचय, कृतित्व परिचय, उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरे भाग में जो राजा निर्बंसिया कहानी है, उसके जो कहानी की समीक्षा के जो 6 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए भाग 1 में शुरू करते हैं कहानी राजा निर्बंसिया, जो आपके पाठ्यपत्र हिंदी कहानियाँ के अंतर्गत आता है और यह 9वीं इकाई है। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इससे पूर्व में हम 8 इकाई का अध्यापन कर चुके हैं और आज हम 9वीं इकाई लेकर उपस्थित हुए हैं, राजा निर्बंसिया। राजा शब्द तो स्पष्ट है कि किसी राजा की बात हो रही है। कौन से राजा की, कहाँ के राजा की, यह हम कहानी में बाद में पता करेंगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो निर्बंसिया शब्द है, हो सकता है इससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हों। निर्बंसिया यानी ऐसे दंपत्ति जिनके अभी तक कोई भी पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुए हैं। वंश चलाने के लिए जो पहले की परंपरा थी, पहले की सोच थी, उसमें किसी एक पुत्र के होने की नितांत जरूरत रहती थी। लेकिन राजा जो है, जिस राजा की ये कहानी कही जा रही है, उस राजा के न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। इसीलिए कहानी का नाम है निर्बंसिया। चूंकि कहानी में 2 कहानियां चलती हैं, समानांतर 2 कहानियां चलती हैं, एक लोक कथाओं के माध्यम से और दूसरी यथार्थ की, यानी आज की कहानी। आइए लेखक परिचय पे बात करते हैं। इसके जो लेखक हैं, वह लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। उनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। बचपन अभाव में, संघर्ष में बीता। प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी से ही हुई। उसके बाद इलाहाबाद जाने पर वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और लेखन की एक दिशा उनको मिलती है। जन क्रांति अखबार से जुड़कर वे क्रांतिकारियों के जीवनियाँ लिखना शुरू करते हैं और यहीं से उनके साहित्य की जो दिशा है, वह आगे बढ़ती है। सन 1952 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, से इन्होंने MA हिंदी उत्तीर्ण किया। आपकी पहली कहानी फरार
1945 में जय भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिससे लेखन यात्रा शुरू हुई और आपकी जो अधूरी कृति है अंतिम सफर, जिसे तेजपाल सिंह ने पूरा किया, पर आकर समाप्त होती है। कमलेश्वर की अनेक सशक्त कहानियां विभिन्न कहानी संग्रहों में संकलित हैं, जिनमें जीवन, समाज और यथार्थ का प्रभावी चित्रण मिलता है। आप नई कहानी आमतौर पर सन 1950 से 1965 ईस्वी के बीच नए दृष्टिकोण की जो कहानियां लिखी गईं, उसके अंतर्गत आपने अपनी कहानियां लिखी हैं। आपके कृतित्व परिचय की बात करें तो आपकी कहानी राजा निर्वंशिया, जो कहानी संग्रह भी है, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा मुर्दे, स्मारक, इतने अच्छे दिन, मुर्दों की दुनिया आदि आदि हैं। यह आपके कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारी कालजयी उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी और सबसे महत्वपूर्ण कितने पाकिस्तान है। इन उपन्यासों में आपने उस समय के जो सामाजिक यथार्थ थे, राजनीतिक चेतना जो थी, मानवीय अंतर्द्वंद जो थे, उन पर व्यापक दृष्टिकोण से सोचते समझते हुए लिखा है। नाटक की बात करें तो कमलेश्वर ने कथा साहित्य के साथ साथ नाटक और फिल्म जगत में भी महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान दिया है। अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, यह उनके नाटक हैं। फिल्मों में मौसम का कहानी और पटकथा लिखे हैं। आंधी, साजन की सहेली, सौतन, रंग बिरंगी आदि नाटकों, आदि फिल्मों के पटकथा और कहानी का लेखन भी आपने किया है। इसके अतिरिक्त सारिका, धर्मयुग, आमरण और दैनिक भास्कर आदि पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया है। पुरस्कार की बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, सन 2003 ईस्वी में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2005 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भी आप सम्मानित हैं और आपका स्वर्गवास 27 जनवरी 2007 को हुआ। लेखक के जीवन परिचय और कृतित्व परिचय के बाद राजा निर्वंशिया कहानी का जो कथासार है, जो कथा है, उस पर भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, ताकि आप विद्यार्थी मित्रों को यह कहानी भली भांति समझ आ जाए और आप इसे समझते हुए लिख पढ़ पाएं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि राजा निर्वंशिया कहानी में दो समानांतर कथाएं चलती हैं। एक लोक कथा है और दूसरी यथार्थ की कथा। लोक कथाएं ऐसी कथाएं होती हैं जो परंपराएं में लोगों के द्वारा सुनते हुए चली आती हैं। दादा के दादा ने दादी को सुनाया, दादी ने अपने पोते को सुनाया, उसने अपने पोते को सुनाया, ऐसे जो कहानियाँ चली आती हैं, जिनका कहीं लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता, लेकिन
लोगों के द्वारा कही जाती हैं। और यह लोक कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं रहती हैं। इन लोक कथाओं में बहुत सारी शिक्षाएं भी रहती हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं कि कब किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और दूसरी जो कहानी है वो समकालीनता पे है, आज के यथार्थ पे है। कहानी की कथा कुछ इस प्रकार है कि लेखक को उसकी दादी एक कहानी सुनाती हैं, राजा निर्बंसिया की कहानी। एक राजा हैं जो शिकार करने जाते हैं तो 7वें दिन लौट आते हैं। लेकिन एक बार जब वो शिकार करने जाते हैं जंगल में तो 7 दिन से ज्यादा हो जाता है और वो लौट कर नहीं आते। रानी को चिंता होती है। रानी सेनापति को लेकर चली जाती हैं और जब लौटकर महल आती हैं तो पाती हैं कि राजा पहले से उपस्थित है। राजा को उनका यूं किसी के साथ बाहर जाना पसंद नहीं आता। कहानी और आगे बढ़ती है। एक बार राजा फिर शिकार के लिए गए होते हैं राज्य से बाहर जंगलों में। तभी रानी को स्वप्न आता है कि आज की रात आपके मनोरथ की रात है, आज आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा चूंकि है नहीं तो रानी भेष बदलकर, यह लोक कथाएं हैं मित्रों, रानी भेष बदलकर राजा के पास पहुंचती हैं, रात भर रहती हैं, सुबह महल में वापस आ जाती हैं और राजा महल में न आकर वहीं से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ दूसरी कहानी चल रही होती है जो लेखक है, लेखक के मित्र की। लेखक के मित्र का नाम है जगपति और उसके पत्नी का नाम है चंदा। इन दोनों की शादी हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन इनको भी पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आसपास के लोग रोज ताने मारते हैं, जो इनके चाचा हैं, चाची हैं और जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, पटीदार हैं, वे ताना मारते हैं। एक दिन इनके घर के बगल में, ये कहीं गए रहते हैं जगपति अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ, उसके यहाँ डाका पड़ जाता है। डाके में गोली चल जाती है और जगपति के जांघ में गोली लग जाती है। और यह उस समय की बात है जब इलाज में समय लगता है और यह गरीब थे तो इलाज में निश्चित रूप से समय का अधिक लगना लाजमी था। दवाइयाँ उस तरह से उपलब्ध नहीं थीं जैसे कि अन्य या अमीरों के लिए। अस्पताल में रहते रहते महीना भर गुजर जाता है। वहाँ का जो कंपाउंडर है बच्चन सिंह, वह चंदा को देखकर मोहित हो जाता है और इसलिए चंदा के पति की
हेल्प करने लगता है, मदद करने लगता है। और वो मदद कैसी? एंटीबायोटिक चाहिए स्वस्थ होने के लिए, ताकत की कुछ और दवाइयाँ चाहिए, कुछ ग्लूकोज चाहिए, उन सब का प्रबंध वह अपने पैसे से शहर से मंगा के करता है, क्योंकि यह सारी चीज़ें कस्बे में उपलब्ध न थी। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वह ठीक होकर, पूरी तरह से न भी स्वस्थ होकर, लेकिन ठीक होकर वह घर आता है। जब वह अस्पताल में था तो अपनी पत्नी से पूछता है कि यह इलाज कैसे हो रहा है, कि तुमने किसी से रुपए पैसे उधार लिए? क्योंकि उसे कर्ज को वह कोढ़ समझता था कि किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, वह कोढ़ के समान होता है। तो वह बोल दी रहती है कि मैंने सोने के कड़े बेचकर आपका इलाज कराया है। इस घटना के कुछ दिनों बाद या महीनों बाद वही कंगन जगपति के हाथ लग जाते हैं। अब उसको सोच पड़ता है कि अगर यह कंगन बेच के मेरा इलाज करा रही थी तो यह कंगन आए कैसे, यह कंगन कहां से आ गए। वह मन मसोस के रहता है और अपने पत्नी के ऊपर शंका करता है बच्चन सिंह को लेकर कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच कुछ तो है। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है। अब इसे समझ में आता है कि कुछ काम करना होगा, लेकिन काम करने के लिए, काम शुरू करने के लिए पैसे का प्रबंध कहाँ से करे? तो उस पैसे का प्रबंध भी यह स्वयं उसी कंपाउंडर बच्चन सिंह से करता है। और लकड़ी चीरने की एक मशीन लगाता है, जहां जलौनी की लकड़ियां काटने का काम शुरू करता है। और फिर एक दिन खबर आती है बच्चन सिंह के ससुराल से कि उसकी पत्नी गर्भवती है। अब मानो यह जड़ हो जाता है और बहुत दुखी होता है। पत्नी तो मायके गई हुई है, या यहां अकेले अंधकार में डूबने उतरने लगता है। उधर राजा जो व्यापार करने के लिए अपने राज्य से और आगे के राज्यों में बढ़ गया था, वह खूब सारा सोना चांदी लेकर लौट रहा है। रास्ते में एक जगह उसकी महल के राज्य के अंदर उसके रथ का पहिया फंस जाता है और वह निकलता नहीं है। तो किसी के सुझाव देने पर कि जो पुत्र अपने घर से सुपारी लाके छुआएगा तो यह फिर रथ चला जाएगा। दो बच्चे आते हैं और कहते हैं कि यह मैं करूंगा, और फिर उस रथ को लेकर उनके सुपारी रथ में छुआने से रथ चल पड़ता है। और वह जब महल की तरफ बढ़ते हैं तो राजा को भी सोच होता है कि ये महल में जा रहे हैं, महल में तो कोई बच्चे थे नहीं, ये दो बच्चे कहाँ से आए, किसके हैं।
फिर राजा भी रानी पर शंका करते हैं, लेकिन रानी अपने सतीत्व का परिचय देते हुए देवी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए। माँ उसके सतीत्व का रक्षा करती है और राजा जब यह जान जाता है कि यह दोनों पुत्र उसी के हैं तो वह प्रसन्न हो जाता है और दो काम करवाता है। पहला, रानी के नाम का एक मंदिर बनवाता है और दूसरा अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र के नाम से एक सिक्का चलवाता है ताकि पूरा राज्य जान जाए कि अब वह निर्वंशिया नहीं है, उसके पुत्र हैं। दूसरी तरफ जो जगपति है, जो आज का व्यक्ति है, वह समाज के ताने को सहते सहते अब इतना टूट जाता है कि घर में पड़े तेल को पीकर अपनी जान दे देता है। और जान देने से पहले वह भी दो पत्र लिखता है। पहला अपने पत्नी के नाम कि मैं जो पाप मैंने किया, जो मुझे करना था, जो मैं नहीं कर पाया, उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। तुम पुत्र लेकर आ जाना और उसी पुत्र से मेरी चिता में अग्नि दिलवाना। और दूसरा पत्र वह पुलिस को लिखता है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं स्वयं अपनी जान लिया हूं। मित्रों, यही समझने वाली बात है कि जो कहानी का जो निष्कर्ष है, पूरी कहानी जो कहना चाहती है कि एक जगह सब कुछ विपरीत होते होते ठीक हो जा रहा है, लोक कथा में सब सही हो जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो यथार्थ है, जो आज का सच है, वह इतना कड़वा है कि जिसे स्वीकार कर पाना जिंदा रहते बहुत मुश्किल है। कहानी संदेश देती है कि विश्वास किसी भी दाम्पत्य जीवन की नींव है। उसके टूटते ही संबंध बिखर जाते हैं। समाज की बातें और शंकाएं व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं। नारी का त्याग और संघर्ष अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि वह परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इस कहानी की जो अंतिम पंक्ति है वह है कुछ डॉट्स छोड़ देती है। लेखक कहता है कि जो मेरी कहानी है वह भी समाप्त हो गई है, पर और उसके बाद कुछ डॉट्स हैं। यह डॉट्स जो हैं यह बहुत कुछ कहते हैं। और इन्हीं डॉट्स को पहचान ले जाए अगर मनुष्य,
तो उसका जीवन संभवतः खुशहाल हो जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। इसी के साथ यह कहानी का पहला भाग, इस इकाई का पहला भाग यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः